तज तुर्कानी चाल हिंदुवाणी हुई में मारा भोरा भरतार शीश न धूण सोनगरा मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जेमू परनु तुरकनी तो पश्चिम उगे भान। नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस तरह केकुबाद को मारा और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की, इसके बारे में हमने चर्चा की। और पिछली उस वीडियो के पीछे हमने प्रश्नों की कुछ श्रृंखला लगाई थी, जिसमें कुछ 5-7 प्रश्न दिए गए थे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें से 6 प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए थे और 1 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, जो इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। और इस वीडियो के अंत में भी इस प्रकरण से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों को पीछे प्रश्नों की श्रृंखला बनाकर दिया गया है, आप उनको जरूर देखें। आइए अब शुरुआत करते हैं खिलजी वंश के दूसरे शासक की और दिल्ली सल्तनत के सबसे चर्चित शासक के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, इसके क्या क्या कारनामे थे, ये अपने कुछ झलक पिछले वीडियो में देखने को आपको मिली होगी। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय का सबसे एकदम दुष्ट शासक था, एकदम निकम्मा शासक था। इसके बारे में कई सारी जानकारी है जो अपन को पढ़नी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक कैसे बना? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का बेटा था। शिहाबुद्दीन खिलजी बहुत समय पहले ही मर चुके थे जब अलाउद्दीन छोटा था। तो अलाउद्दीन का लालन पालन इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म संभवतः 1266 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता की मृत्यु के बाद इसका संरक्षण इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। उन्होंने इसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की थी, लेकिन ये महामूर्ख था, कम बुद्धि थी और पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए इस दुष्ट ने पढ़ाई नहीं की। बाकी कई इतिहासकार लिखते हैं कि यह बहुत प्रतिभावान था, वैसा था, लेकिन इसने पढ़ाई नहीं की। लेकिन इसमें सैन्य योग्यताएं बढ़िया थी, इसलिए इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब वो 1290 में दिल्ली का सुल्तान बनता है तो इसे एक बड़े पदों पर इसको नियुक्त करता है। प्रारंभ में वह जिस पद पर इसको नियुक्त करता है उस पद का नाम था अमीर ए तुजुक, यानी कि अंग्रेजी वाले उसे कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ सेरेमनी। मिनिस्टर ऑफ सेरेमनी या अमीर ए तुजुक नाम का एक पद था, उस पर खिलजी को नियुक्त करता है। खिलजी बहुत बढ़िया एक सैनिक भी रहा था, इसलिए इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, यानी कि अलाउद्दीन जो उनका भतीजा था अब वह उनका दामाद भी बन चुका था और अलाउद्दीन उनके काल में ही सैनिक व्यवस्था को संभाल रहा था। अलाउद्दीन के ऊपर उसके चाचा ने तो बहुत उपकार किए थे, लेकिन अलाउद्दीन इनसे संतुष्ट नहीं था। जब अलाउद्दीन को मलिक छजू का विद्रोह दबाने के लिए कड़ा मानिकपुर भेजा गया था और उसके बाद जब वो देवगिरी पर आक्रमण करता है चोरी छिपे 1594 में और वहां के शासक रामचंद्र यादव की धन संपदा को लूटता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है कि क्यों ना मैं ही दिल्ली का सुल्तान बन जाऊं। और इस सोच से वह सारा लूट का माल अपने पास रखता है। इस लूट के सामान की सूचना वह सुल्तान को नहीं देता है, किंतु बाद में वह सुल्तान को सूचना देता है कि उसने ऐसा ऐसा किया है कि देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां से धन संपदा उसने लूट ली है और वह अब सुल्तान से क्षमा चाहता है। इसलिए सुल्तान कड़ा मानिकपुर में आए और मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करे। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब कड़ा मानिकपुर पहुंचते हैं तो अलाउद्दीन वहीं उनका स्वाहा कर देता है और कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। हालांकि वह अभी दिल्ली नहीं पहुंचा था, फिर भी वो कड़ा मानिकपुर में ही पहले स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है। अलाउद्दीन द्वारा सुल्तान बनने का अपनाया गया यह तरीका बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से उसने सुल्तान का पद प्राप्त किया था वह निस्संदेह बहुत ही बेकार तरीका था और उसने एक तरह से अपने चाचा के साथ धोखा किया था। किंतु चाचा भी ऐसे ही था, उसके चाचा ने भी गुलाम वंश के शासक केकुबाद के साथ धोखा किया था और वो भी इसी तरह गद्दी पर बैठा था। इसलिए उन लुटेरों के यहाँ पर ये तो रीत है कि दूसरे वाला पहले वाले के साथ धोखा करेगा और वो राजा बन जाएगा, या दूसरे वाला पहले वाले को मारकर राजा बनता है। तो मारकर राजा बनना, धोखे से राजा बनना या पद लेना, उनके यहाँ ये चलता था। और वो चूंकि लुटेरे थे तो लुटेरों के लिए तो सब कुछ सही था। इस हालांकि अलाउद्दीन बहुत गलत तरीके से राजा बना था, लेकिन उनके यहाँ और पश्चिम के देशों में एक कहावत चलती है अंग्रेजी की कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो उसको ध्यान में रखकर शायद उसने ये किया हो और दिल्ली का पद प्राप्त किया था। हाँ, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, ये उनके यहाँ की एक कहावत थी और उसके अनुरूप वो कार्य करते थे। सब अपने यहाँ नहीं होता है, अपने यहाँ युद्ध का अलग धर्म है, प्रेम की अलग मर्यादा है।
लेकिन वो लुटेरे हैं, आक्रांता हैं, असभ्य हैं, बर्बर है, जानवर जैसे लोग हैं, तो उनके यहाँ पर ही चलता था। अब अलाउद्दीन दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन उसके सामने कई सारी कठिनाइयां रहती है, और कठिनाइयां इस तरह की थी कि उसे न तो जनता खुश थी, न उसके अमीर, न उसके अधिकारी खुश थे। इसलिए वह चाहता था कि सबसे पहले इनको अपने पक्ष में करे, किंतु अभी तो दिल्ली दूर थी। अलाउद्दीन अभी तो कड़ा मानिकपुर में ही बैठा हुआ था, इसलिए उसने दिल्ली जाने की सोची। क्योंकि दिल्ली में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पत्नी, विधवा पत्नी मलिका ए जहां थी, और मलिका ए जहां ने अपने बेटे कदर खां को रुकनुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया था। कभी पूछे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद मलिका ए जहां ने किसे नया सुल्तान घोषित किया था, तो मलिका ए जहां ने जलालुद्दीन खिलजी के बेटे कदर खां को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था रुकनुद्दीन के नाम से। अब अलाउद्दीन चाहता था कि दिल्ली पहुंचकर रुकनुद्दीन को हटाया जाए, किंतु उसके रास्ते में अभी एक और रोड़ा था, एक और अटकन थी, एक और बाधा थी, और वो बाधा थी अरकली खां। अरकली खां भी जलालुद्दीन खिलजी का ही बेटा था और बड़ा बेटा था। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को लड़ा दिया जाए, और लड़ाने के लिए उसने कुछ ना कुछ किया होगा उस समय, जैसे अभी फोन है तो उस समय कुछ रहा हो। अलाउद्दीन अपनी चाची मलिका जहां को फोन करता है। हेलो चाची, कैसे हैं आप? तो चाची ने संभवतः कहा ही होगा कि तू दिल्ली के आसपास देख मत जाना, तेने जो किया है उसके लिए मैं तुझे कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। तो फिर अलाउद्दीन ने कहा होगा कि ऐसी भी क्या नाराजगी है, मैंने जो कुछ किया है वो रुकनुद्दीन के लिए किया है। तो मलिका जहां ने कहा होगा कि रुकनुद्दीन के लिए कैसे, उसके पिता को मारकर उसके लिए तेने भला क्या कौन सा अच्छा काम कर दिया। तो अलाउद्दीन ने संभवतः बताया होगा उनको कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वह किसी अन्य व्यक्ति को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहते थे, और मैं चाहता हूं कि रुकनुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बने क्योंकि उसमें योग्यता है। और अलाउद्दीन उसके बाद अरकली खां से संपर्क करता है, उसको संदेश भिजवाता है कि अलाउद्दीन अरकाली खां को संदेश भिजवाता है कि अरकाली खां, क्या तुझे दिल्ली का सुल्तान बनना है? अरकाली खां कहता है कि मैं कैसे बन सकता हूं जब रुकनुद्दीन है दिल्ली का सुल्तान। उनकी जो माँ थी वो मलिका जहां ने उनको रुकनुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बनाया है। तो अलाउद्दीन कहता है कि नहीं, तू ज्यादा योग्य है और तू बन सकता है दिल्ली का सुल्तान। ऐसे करके अलाउद्दीन उन दोनों भाइयों के बीच में आपसी मतभेद उत्पन्न कर देता है। किंतु रुकनुद्दीन अलाउद्दीन को दिल्ली आने से पहले ही रोकना चाहता था, इसलिए उसकी माँ मलिका जहां के कहने पर रुकनुद्दीन अपनी सेना लेकर दिल्ली से निकलता है कड़ा मानिकपुर की ओर अलाउद्दीन का सामना करने के लिए। किंतु अलाउद्दीन भी दिल्ली की ओर ही आ रहा था। बदायूं के निकट अलाउद्दीन और रुकनुद्दीन की सेनाएं आमने सामने रहती है, और अलाउद्दीन चूंकि दुष्ट था अतः उसने रुकनुद्दीन की सेना को अपनी ओर मिला लिया धोखे से। रुकनुद्दीन जब सुबह उठा तो वो अकेला था, उसके साथ सेना नहीं थी, अतः रुकनुद्दीन वहां से भाग जाता है, दिल्ली में प्रवेश करता है और स्वयं वास्तविक रूप से स्वयं को वह सुल्तान घोषित कर लेता है 3 अक्टूबर 1596 को। अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ चुका था, परंतु उसके साथ न तो कोई अमीर थे, न कोई अधिकारी थे, न जनता उससे खुश थी। अतः उसने जनता को खुश करने के लिए देवगिरी से लूटी गई धन संपदा को जनता में बांट दिया, और अपने अमीरों और अधिकारों को भी उसने भर भर के धन दिया। ध्यान रहे, यहाँ अलाउद्दीन ने केवल अपने राज्य की मुस्लिम जनता को धन दिया था, किसी और धर्म की जनता को धन नहीं दिया था। अतः अलाउद्दीन ने यहाँ पर जनता को भरपूर धन बांटा, अपने अधिकारियों को धन दिया और उनको अपने समर्थन में ले लिया। जब अलाउद्दीन ने धन बांटना शुरू किया तो उसने अपने बड़े जो पदाधिकारी थे उनको सबसे पहले अपनी ओर किया और उनको ज्यादा धन दिया, जैसे कि उलुग खां और हिजाबुद्दीन। जैसे अलाउद्दीन ने अपने धन बल के प्रभाव से उलुग खां और हिजाबुद्दीन को अपनी तरफ मिलाया, और इन दोनों को रुकनुद्दीन और अरकली खां का दमन करने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर भेजा। ये दोनों ही वीर योद्धा थे, कुशल सैनिक थे। अतः ये दोनों जाते हैं और रुकनुद्दीन और अरकली खां को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश कर देते हैं। क्योंकि अलाउद्दीन जलालुद्दीन की तरह उदार नहीं था, अलाउद्दीन एक नंबर का दुष्ट था, दुर्दांत था। अतः वह तुरंत ही इन दोनों भाइयों को पहले तो जेल में भिजवाता है और कुछ समय बाद दोनों को वहीं पर मार देता है। बाद में वह इनके पुत्रों को भी ढूंढता है और इनके पुत्रों को भी मार देता है, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बेटे और पोते सभी को यह समाप्त कर देता है। इसके बाद यह अपनी चाची मलिका जहां को बंदी बनाता है और मलिका जहां को भी जेल में डाल देता है। बाद में यह मलिका जहां को कई तरह की यातनाएं देता है। अलाउद्दीन अब उन लोगों को ढूंढता है जिन्होंने विद्रोह के समय अलाउद्दीन का साथ दिया था। जी हाँ, जिन लोगों ने अलाउद्दीन का साथ दिया था, यानी कि जो लोग सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ थे, उन लोगों को अलाउद्दीन ने ढूंढा। क्योंकि उसका मानना था कि जो लोग अपने सुल्तान के प्रति धोखा कर सकते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वह उसके प्रति धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि जलालुद्दीन उस समय का सुल्तान था और उन लोगों ने उनके प्रति धोखा किया था और अलाउद्दीन का समर्थन किया था। अतः अलाउद्दीन ने उन लोगों को ढूंढा, उनको बुलाया, बिठाया, उनकी पूजा की और उनको
राम नाम सत्य कर दिया। अलाउद्दीन चाहे कितना ही बड़ा दुष्ट रहा हो, लेकिन उसमें एक सैनिक के गुण कूट कूट कर भरे थे। हम इस प्रकरण में अब अलाउद्दीन की सैनिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे भी कई प्रकार के प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में खिलजी सबसे चर्चित सुल्तान है, इसलिए उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। हम चर्चा करेंगे अब अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियों के बारे में, और इस क्रम में हम पहली घटना पढ़ेंगे मंगोलों का आक्रमण। जी हाँ, हमने पहले भाग 1 में भी जलालुद्दीन के समय मंगोलों का आक्रमण पढ़ा था। 7वीं घटना में मंगोलों का आक्रमण शुरू से ही दिल्ली पर होता रहा है। अलाउद्दीन के शासनकाल में भी 1296 से 1308-9 के बीच में 7 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ है। और अलाउद्दीन एक कुशल सैनिक, कुशल योद्धा था। इसने हर बार मंगोलों को पीछे की ओर धकेल दिया। मंगोल दिल्ली के ऊपर निरंतर आक्रमण तो किए, लेकिन वो सफल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ भी दुष्ट अलाउद्दीन बैठा हुआ था। मंगोल भी खिलजियों की तरह ही लुटेरे थे। वो ज्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं बैठते थे, इसलिए थोड़े दिनों बाद जब वो आक्रमण के लिए आते तो हार जाते, फिर चले जाते, फिर वापस आक्रमण करने के लिए आ जाते। और भारत पर मंगोलों का आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम छोर से ही हुआ है, क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर पूर्वी में अपना हिमालय राज है। तो एक ही जगह बचती है जहां से भारत पर आक्रमण हो सकता है, और वो थी उत्तर पश्चिम भारत। मंगोल उत्तर पश्चिम दिशा से ही भारत में आक्रमण करते थे। अतः अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से सिंध, पंजाब और मुल्तान में नए दुर्गों का निर्माण करवाया और पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई। उसने यहाँ पर पहले की अपेक्षा ज्यादा सैनिक तैनात किए, ताकि मंगोल उधर से देश के अंदर प्रवेश ही ना कर सके। इसके बाद उसने समाना, दीपालपुर और मुल्तान में कई अन्य दुर्ग वापस खड़े किए और इनकी सुरक्षा को और मजबूत कर दिया, तथा यहाँ पर उसने गाजी तुगलक जैसे योग्य सरदारों की नियुक्ति की, जो देश की मंगोलों से रक्षा कर सके। अलाउद्दीन के शासनकाल की घटनाओं में हम अब दूसरी घटना की चर्चा करेंगे। वह थे अलाउद्दीन के उत्तर भारत के अभियान। अलाउद्दीन के पास अवध था, कड़ा मानिकपुर था, दिल्ली था, पंजाब था, सिंध था। परंतु अलाउद्दीन को जो एक बात सबसे ज्यादा खटकती थी, वो थी उसकी नाक के नीचे राजस्थान, गुजरात और मालवा। यहाँ के शासकों ने न तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की ज्यादा कुछ चलने दी, और अलाउद्दीन भी अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में कुछ ज्यादा प्रभाव वहां डाल ना सका, और विशेषकर वो राजस्थान और मालवा के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं कर सका था। इसलिए उसने राजस्थान, गुजरात और मालवा को जीतने के लिए योजनाएं बनाई, और एक नीतिबद्ध तरीके से उसने ये योजनाएं शुरू की। वह सबसे पहले गुजरात की ओर रवाना होता है 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान 1299। इस अभियान में वो अपने 2 योग्य सेनापति नुसरत खां और उलुग खां को भेजता है। उलुग खां और नुसरत खां ने बड़ी बहादुरी से अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व किया, और वह कुछ दिनों बाद अनहिलवाड़ पहुंच जाते हैं। गुजरात में बघेल वंश की राजधानी अनहिलवाड़ वो पहुंचते हैं, और अनहिलवाड़ जो आज का पाटन नगर कहलाता है, उस नगर को घेर लेते हैं, और कुछ ही समय में वहां वो अपना अधिकार कर लेते हैं। उस समय अनहिलवाड़ में बघेल वंश का राजा कर्ण थे, और जब खिलजियों की सेना अनहिलवाड़ पहुंचती है तो वहां से बघेल राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल रानी को लेकर देवगिरी चले जाते हैं। देवगिरी में वह राव रामचंद्र यादव के यहाँ शरण लेते हैं। ध्यान रहे, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि अलाउद्दीन ने 1294 में देवगिरी के शासक राव रामचंद्र पर आक्रमण करके उनकी धन संपदा लूटी थी, लेकिन उनको मारा नहीं था। उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्हीं रामचंद्र यादव के पास बघेल शासक कर्ण अपनी पुत्री देवल रानी को लेकर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो शरण देते हैं। यहां से राजा कर्ण और उनकी पुत्री देवल रानी तो निकल जाती है, लेकिन उनकी महारानी कमला देवी यहीं पर रुक जाती है। वह किसी कारण से जा नहीं पाती है। तो अलाउद्दीन महारानी कमला देवी को गिरफ्तार करता है और उनको दिल्ली भेजता है। इसी बीच गुजरात में ही नुसरत खां के हाथ एक किन्नर लगता है, जिसका नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर को भी यहाँ से सुल्तान की सेवा में भेंट किया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन के प्रति काफी निष्ठा रखता था। अगर अलाउद्दीन कह दे कि किसी को मारना है तो वो उसमें बिना कुछ सोचे उसको मार देते थे। मलिक काफूर जो एक किन्नर था, उसको भी कमला देवी के साथ दिल्ली भेज दिया जाता है। मलिक काफूर बाद में जाकर अलाउद्दीन के काल में ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है, जो एक किन्नर था। उत्तर भारत की विजयों में दूसरी घटना आती है रणथंभौर पर आक्रमण या रणथंभौर पर विजय अभियान। अलाउद्दीन रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण करता है। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन उससे ज्यादा सफलताएं नहीं मिली थी, और जब वो हार गया था तो वो यह कहते हुए वापस लौट गया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों, ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण के लिए 1299 में नुसरत खां और उलग खां को एक बार फिर भेजते हैं। नुसरत खां और उलग खां को इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने इससे पहले गुजरात अभियान किया था और वहां पर अलाउद्दीन को सफलता दिलाई थी। परंतु अलाउद्दीन आखिर रणथंभौर पर आक्रमण करता क्यों है, इसका कारण क्या है?
तो इसके बारे में कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण था वो यह था कि जब खिलजी की सेना गुजरात अभियान से लौट रही थी तो खिलजी की सेना में दो प्रकार के सैनिक थे, एक मुस्लिम सैनिक और एक मंगोल सैनिक। तो मुस्लिम सैनिक और मंगोल सैनिकों के बीच में लूट के माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है और वहां से खिलजी के मंगोल सैनिक, जिसमें महमूद शाह और इलख तथा कमरूच जैसे सैनिक थे, वह रणथंभौर आ जाते हैं और रणथंभौर आकर वह राणा हमीर देव के यहाँ पर शरण लेते हैं। राणा हमीर देव उन सैनिकों को अपने यहाँ शरण देते हैं। अलाउद्दीन को जब इसकी सूचना मिलती है तो वो दिल्ली से संदेश भिजवाता है कि राणा हमीर देव खिलजी के विद्रोही सैनिकों को खिलजी सेना को सौंप दे, अन्यथा वह रणथंभौर पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन जो मंगोल सैनिक थे वो शरणागत थे और शरणागत की रक्षा के लिए भारतीय शासक और भारतीय संस्कृति जानी जाती है। अतः हमीर देव खिलजी के विद्रोही सैनिकों को खिलजी को वापस सौंपने के लिए मना कर देते हैं। वो नहीं सौंपते हैं, वो कहते हैं कि मैं इनको नहीं दूंगा, जब तक ये यहाँ रहना चाहते हैं वो ये रह सकते हैं। तो खिलजी उन दोनों को, नुरसुत खां और उलुग खां को रणथंभौर की ओर भेजते हैं। अब चूंकि रणथंभौर जीतने से पहले झाइन दुर्ग पड़ता है, क्योंकि रणथंभौर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता झाइन दुर्ग था, जिसकी चर्चा अपन ने पहले वीडियो में भी करी है। झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। अतः उलुग खां और नुरसुत खां झाइन दुर्ग के आसपास आते हैं और इधर से हमीर देव अपने सैनिकों को भेजते हैं। इसमें हमीर देव की सेना का जो नेतृत्व करते हैं वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह झाइन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग के आसपास के पहाड़ों में खिलजी की सेना को भगा भगा कर मारते हैं। भीम सिंह और धर्म सिंह का आक्रमण इतना प्रबल था कि खिलजी सेना संभल भी नहीं पाई। खिलजियों के सारे सैनिक इधर उधर पहाड़ों में भागने लगे तो रणथंभौर की सेना ने, जिसका नेतृत्व भीम सिंह और धर्म सिंह कर रहे थे, उन सैनिकों का पीछा किया और पहाड़ों में उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया। बहुत सारे सैनिक वहां से भाग निकले। इसके बाद धर्म सिंह और भीम सिंह वापस लौट रहे थे तो भीम सिंह आक्रमणकारियों का पीछा करते हुए कहीं आगे तक चले गए थे और धर्म सिंह अपनी शेष सेना को लेकर वापस लौट रहे थे। इतने में ही लौटती हुई रणथंभौर के चौहानों की सेना पर आलफ खां, जो एक तुर्की सैनिक था अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ही, वह लौटती हुई चौहान सेना पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण की सूचना भीम सिंह को नहीं रहती है। अतः भीम सिंह उस तुरंत हुए आक्रमण में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। धर्म सिंह जब हमीर के पास पहुंचते हैं और सारा घटनाक्रम उनको बताते हैं तो हमीर देव इस पूरी घटना के लिए और भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनको अपने पद से हटा देते हैं। किंतु इस युद्ध में केवल भीम सिंह ही नहीं, अलाउद्दीन का सबसे प्रमुख सेनापति नुरसत खां भी मारा गया था। तो नुरसत खां अलाउद्दीन का प्रमुख सेनापति किस अभियान में मारा गया था, तो उसका सही उत्तर होगा रणथंभौर अभियान में, 1299 के आसपास जो अभियान हुआ था उस अभियान में। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रणथंभौर की ओर प्रस्थान करता है और वह 1 साल तक रणथंभौर के वहां घेरा डाले बैठा रहता है, लेकिन उसे इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। अतः वह छल बल से ही रणथंभौर को जीतने का प्रयास करता है। इस क्रम में वह रणथंभौर के 2 मंत्रियों रणमल और रतिपाल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेता है। रणमल और रतिपाल खिलजी सेना को दुर्ग में प्रवेश के गुप्त रास्ते बता देते हैं। गुप्त रास्ते बताने के बावजूद वहां तक जाना खिलजी सेना के लिए संभव नहीं था। अतः खिलजी ने दूसरी योजना चली और उन्होंने रणमल और रतिपाल की सहायता से रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो जल की व्यवस्था थी, जो जल का झरना था, उसमें गाय का मांस मिला दिया गया। क्योंकि गाय के मांस को जल में मिला देने के कारण जल खराब हो चुका था, अतः दुर्ग में किसी ने भी उस जल का उपयोग करना बंद कर दिया। अतः हमीर देव की सेना, हमीर देव दुर्ग के द्वार खोलते हैं और केसरिया धारण करके खिलजी सेना पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर 2 घटनाएं एक साथ होती है। राजपूत योद्धाओं द्वारा केसरिया किया जाता है तथा राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। जौहर और केसरिया की घटना संयुक्त रूप से होती है, उसे साका कहते हैं। केसरिया क्या होता है, तो केसरिया में जितने राजपूत सैनिक हुआ करते थे वह अपने सर पर केसरिया वस्त्र धारण करते, पगड़ी या वस्त्र भी केसरिया, और केसरिया वस्त्र पहनकर वह शत्रु सेना से लड़ते। अगर वह लड़ते हुए शहीद हो जाते, वीर गति को प्राप्त हो जाते, तो इसकी सूचना जब दुर्ग में मिलती तो दुर्ग की सभी रानियां पूरे श्रृंगार के साथ अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती। महिलाओं के अग्निकुंड में प्रवेश को जौहर कहते हैं और पुरुषों के केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करने को केसरिया कहते हैं। और जब केसरिया और जौहर दोनों घटनाएं हो जाएं तो उस पूरी घटना को साका कहते हैं। अतः राणा हमीर देव जब खिलजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग में सभी जो वहां की रानियां थी वह अग्नि में प्रवेश करके जौहर कर लेती है। और इस प्रकार रणथंभौर में राजस्थान का पहला साका होता है 11 जुलाई 1301 को। रणथंभौर के इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो एक इतिहासकार था और उसने इस अभियान में जब रणथंभौर के शासक हमीर देव शहीद हो जाते हैं तब वो कहते हैं कि आज कुर्फ का घर इस्लाम का गढ़ हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के विजय अभियानों में जो तीसरा क्रम आता है वह चित्तौड़ का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी
1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण के कई सारे कारण इतिहास में वर्णित है। कुछ 3 प्रमुख कारण थे। पहला था अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण जो यहाँ है वह था दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग चित्तौड़ के पास से ही होकर गुजरता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर इसे अपने अधीन करना उचित समझा और 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए निकलता है। इसके बाद यहाँ चित्तौड़ में दूसरा साका होता है राजस्थान का और चित्तौड़ का पहला साका होता है। इस युद्ध में यहाँ के राजा रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं और यहाँ की महारानी पद्मिनी जौहर करती है। इसके बारे में कई कहानियां चर्चित हैं, यहाँ हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। अंत में 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और यहाँ राजस्थान का दूसरा साका और चित्तौड़ का पहला साका होता है। ध्यान रहे साका में 2 घटनाएं होती है, केसरिया और जौहर। केसरिया और जौहर 2 घटनाओं का संयुक्त रूप से होना साका कहलाता है। अलाउद्दीन चित्तौड़ को जीतता है और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है तथा यहाँ का सूबेदार खिजर खां को वह नियुक्त करता है। अलाउद्दीन के उत्तर भारत के विजय अभियानों के क्रम में हम बात करेंगे चौथे क्रम पर मालवा विजय के बारे में। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति आइन उल मुल्क को एक विशाल सेना के साथ मालवा पर आक्रमण के लिए भेजता है। उस समय मालवा के शासक महलक देव हुआ करते थे और वह खिलजी सेना का सफल प्रतिरोध करते हैं। ज्यादा देर तक वह इस युद्ध में टिक नहीं पाते हैं क्योंकि खिलजी सेना संख्या में ज्यादा थी। अंततोगत्वा खिलजी सेना 1305 में मालवा पर अधिकार कर लेती है। अतः अब खिलजी के आधिपत्य में उज्जैन, मांडू और चंदेरी के क्षेत्र भी आते थे। अलाउद्दीन खिलजी का 5वां अभियान 1308 में शुरू होता है। यह अभियान राजस्थान के सिवाना दुर्ग पर था। सिवाना दुर्ग के शासक उस समय वीर सातलदेव हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति आइन उल मुल्क को, जिसने मालवा अभियान में भी उसकी सेना का नेतृत्व किया था और उसे सफलता दिलाई थी, वीर सातलदेव की सेना का उसे सामना करना पड़ता है और इसमें खिलजी की सेना को भारी नुकसान होता है। खिलजियों की सेना यहाँ से भागना शुरू करती है। इतने में ही अलाउद्दीन एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली से सिवाना पहुंचता है, जहां वह कई दिनों तक घेरा डाले बैठा रहता है, लेकिन उसे इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिलती देख अलाउद्दीन वापस अपने षड्यंत्रों पर आता है और वह दुर्ग के एक सैनिक बावले परमार को अपनी ओर मिला लेता है तथा बावले परमार को बोलकर वहां के पानी के स्रोत में गौ मांस यानी कि गाय का मांस वो मिला देता है, जिससे वो सारा जल दूषित हो जाता है। जल दूषित होने के बाद राजपूत सेना दुर्ग के द्वार खोलकर खिलजी सेना पर टूट पड़ती है। राजपूतों और खिलजियों के बीच जमकर युद्ध होता है। इसमें कई सारे खिलजी के महत्वपूर्ण मंत्री और सैनिक मारे जाते हैं, परंतु बाद में वीर सातलदेव यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और 1308 में सिवाना पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना को जीतकर इसका नाम खेराबाद रखता है तथा इस दुर्ग का आधिपत्य वह कमलानुद्दीन गुर्ग को सौंपकर स्वयं दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन का 5वां अभियान था जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन 1311 में जालोर पर आक्रमण करता है। यह आक्रमण क्यों किया गया, इसके बारे में कई सारे कारण प्रचलित है, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अलाउद्दीन 1311 में कमलानुद्दीन गुर्ग को कहकर जालोर की ओर सेना भेजता है। कमलानुद्दीन कई दिनों तक जालोर में घेरा डाले बैठा रहता है, लेकिन उसे यहाँ भी कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। अलाउद्दीन फिर सेना लेकर जालोर पहुंचता है, लेकिन उसे यहाँ किले के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं सूझता है, परंतु वह फिर वापस अपनी उसी नीति को अपनाता है तथा जालोर दुर्ग से एक सैनिक दैया बीका को अपनी ओर मिलाता है। इसके बारे में एक रोचक सी कहानी है कि दैया बीका से जब अलाउद्दीन पूछता है कि दुर्ग में कैसे जा सकते हैं, तो दैया बीका कहता है कि आसान सी बात है कि दुर्ग में अंदर जाने के लिए आपको दीवार तोड़ना पड़ेगा। तो खिलजी पूछता है कि दीवार को तोड़ना संभव नहीं है क्योंकि किले की दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती थी। तो दैया बीका कहता है कि इस किले की दीवार एक जगह पर मिट्टी से बनी हुई है, आप वहां से उसे तोड़कर अंदर जा सकते हो। तो अलाउद्दीन ने कहा कि ऐसे कैसे अपन ढूंढ सकते हैं कि किस जगह दीवार मिट्टी की बनी हुई है, ऐसे ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। तो दैया बीका कहता है कि दैया बीका अलाउद्दीन खिलजी को सुझाव देता है कि आप राई के बीज लेकर आइए और किले की दीवार के चारों ओर उसको फेंक दीजिए। राई के पौधा एक दिन में ही उग जाता है, जो राई का बीज होता है वो एक दिन में ही अंकुरित हो जाता है। इसलिए जहां से राई का बीज पौधा अंकुरित हो जाए, समझ लेना वहां पर मिट्टी है, क्योंकि पत्थर में तो बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी को यह सुझाव काफी पसंद आता है। अलाउद्दीन खिलजी आसपास के सभी गांवों से राई एकत्रित करते हैं। इसलिए एक कहावत है राजस्थानी में कि राई का भाव राते ही बढ़ गया। अतः अलाउद्दीन खिलजी आसपास के सभी गांवों से राई एकत्रित करता है और किले के चारों ओर, किले की दीवार के पास राई को फेंक देता है।
जब वो अगली सुबह देखता है तो कुछ जहां पर दीवार मिट्टी की बनी हुई थी वहां पर राई के जो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं और बाद में अलाउद्दीन उसी जगह पर दीवार को तोड़ता है और उसकी सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश करती है। दुर्ग के अंदर कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव सोनगरा खिलजी सेना का विरोध करते हैं, खिलजी सेना का सामना करते हैं और इस भयंकर युद्ध में खिलजी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अंत में कानड़देव और वीरमदेव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध की जानकारी हमें पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़देव प्रबंधन और वीरमदेव सोनगरारी बाता इन दो ग्रंथों में अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। एक अन्य फारसी इतिहासकार फरिश्ता अपने ग्रंथ तारीख फरिश्ता में इस युद्ध का कारण बताता है कि यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कानड़देव अलाउद्दीन को उसके दरबार में चुनौती देकर आए थे कि अगर वह उनकी शक्ति को देखना चाहता है तो जालोर आ जाए, और इसलिए अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। नैणसी ने अपनी मुहणोत नैणसीरी ख्यात और कानड़देव प्रबंधन में इस युद्ध का दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है। इसमें युद्ध का कारण यह बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा जालोर के शासक कानड़देव सोनगरा के पुत्र वीरमदेव से विवाह करना चाहती है। क्योंकि वीरमदेव सोनगरा राजपूत थे और अलाउद्दीन तुर्की था या विदेशी था, इसलिए वीरमदेव और कानड़देव इनसे विवाह नहीं करते हैं, अतः विवाह के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि उस समय अलाउद्दीन भारत का या कहें कि दिल्ली का सुल्तान था, इतने बड़े साम्राज्य का शासक था, और उसकी बात नहीं मानने पर अलाउद्दीन यहाँ पर जालोर पर आक्रमण करने की योजना बना लेता है। अलाउद्दीन फिर भी कानड़देव सोनगरा को संदेश भिजवाता है कि वह उनके पुत्र वीरमदेव का विवाह अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा के साथ कर दे, लेकिन वीरमदेव स्वयं इसके लिए मना कर देता है। इस संबंध में राजस्थानी में एक कहावत प्रचलित है जो वीरमदेव सोनगरा द्वारा कही गई है। कहावत कुछ इस प्रकार है कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जेमू परनु तुरकनी तो पश्चिम उगे भान। वीरमदेव कहता है कि अगर सूर्य पश्चिम से उग सकता है तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जेमू परनु तुरकनी तो पश्चिम उगे भान। मेरे मामा भाटी हैं और मामो लाजे भाटी और कुल लाजे चौहान, मेरा कुल जो है वो चौहान है। मेरे मामा का कुल भाटी है और मेरा कुल चौहान है। जेमू परनु तुरकनी तो पश्चिम उगे भान। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तभी कर सकता हूँ जब सूर्य पश्चिम से उगने लग जाए, यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे मेरे और मेरे मामा का कुल कलंकित होता है, और वह इस विवाह के लिए मना कर देता है। अलाउद्दीन जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था, इतने बड़े पद पर वो आसीन था, और उसको ऐसे ही किसी राजा के द्वारा मना कर देना उसको ये बात ठीक नहीं लगी, अतः उसने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया। इसके बारे में और कई कहानियां प्रचलित है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर में आती है और वो कानड़देव और वीरमदेव से युद्ध करते हैं तो कानड़देव पहले ही शहीद हो जाते हैं, और वीरमदेव को जब वो मारते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसको मारने के बाद उसका सिर दिल्ली ले जाया जाता है, उसका सिर फिरोजा को भेंट किया जाता है। किंतु एक ऐसे कहानी है कि जब उसका सिर प्लेट में रखकर, थाली में रखकर फिरोजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो फिरोजा जैसे उस सिर को देखती है वो सिर घूम जाता है। जब फिरोजा दूसरी दिशा से आकर उसको देखती है तो फिर वो घूम जाता है। अतः कुल मिलाकर ऐसा होता है कि जब भी फिरोजा उस सिर के सामने आती है वह सिर वहां से घूम जाता है, यानी कि फिर उसके संबंध में फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदुवाणी हुई में मारा भोरा भरतार शीश न धूण सोनगरा। अगर केवल इसलिए कि मैं तुर्की हूं, मेरे से विवाह नहीं किया, तो मैं तुर्की धर्म छोड़कर हिंदुओं की होने के लिए तैयार हूं। मैं फिर वो जो उसकी दूसरी पंक्ति है, मारा भोरा भरतार शीश न धूण सोनगरा, अर्थात मेरे जो जन्म जन्म के साथी है सोनगरा अर्थात वीरमदेव सोनगरा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, और केवल अगर इसलिए कि मैं तुर्की हूँ इससे मेरे से विवाह नहीं करते हैं तो मैं ये छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी मालवा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, सिवाना आदि जगहों को जीतकर उत्तर भारत में अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब अलाउद्दीन शुरू करता है अपने दक्षिण भारत के अभियान। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विजय अभियानों में पहला क्रम आता है देवगिरी पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उसने वहां से अपार धन संपदा को लूट लिया था, और उसने रामचंद्र को यह भी आदेश दिया था कि वह एलिचपुर की जो आय है, एलिचपुर से जितनी भी आय प्राप्त होती है वह आय प्रतिवर्ष दिल्ली भेजे अलाउद्दीन के पास। रामचंद्र राव यह आय प्रतिवर्ष भेजते रहे, किंतु 1303 में रामचंद्र ने यह आय भेजना बंद कर दिया। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को एक विशाल सेना देकर देवगिरी की ओर रवाना किया, और मलिक काफूर को यह भी आदेश दिया कि देवगिरी के राजा रामचंद्र के यहाँ पर भगेल राजा कर्ण और उनकी पुत्री भी छिपे हुए हैं।
अतः वह जो भी हो जैसे भी हो कर्ण की पुत्री देवल रानी को दिल्ली लेकर आए, क्योंकि उनकी जो मां है यानी कि कमला देवी जो है वो उनसे मिलना चाहती है। अतः मलिक काफूर सबसे पहले बघेल राजा कर्ण से युद्ध करते हैं, कर्ण को हराते हैं और उनकी पुत्री देवल रानी को दिल्ली भेज देते हैं। इसके बाद मलिक काफूर रामचंद्र से युद्ध करके उनको हराते हैं और उनसे कई सारी शर्तें मनवाते हैं। मलिक काफूर कर्ण की पुत्री देवल रानी को दिल्ली भेज देते हैं, जहां उनका विवाह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां के साथ कर दिया जाता है। मलिक काफूर रामचंद्र राव को अपने अधीन करता है और उनसे कई सारी शर्तें मंगवाता है। वह रामचंद्र राव के यहाँ से कई सारी धन संपदा लूटता है और उनको स्वयं रामचंद्र को वह अलाउद्दीन के सामने प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली ले आता है। अलाउद्दीन रामचंद्र राव के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और वह रामचंद्र राव को राय रायन की उपाधि देते हैं, अर्थात सरदारों का सरदार। राय रायन यानी हम चर्चा करेंगे वारंगल के अभियान की। अलाउद्दीन ने अपने दक्षिण भारत के अभियान की शुरुआत संभवतः 1302 में ही वारंगल से की थी, किंतु यहाँ पर उसे सफलता नहीं मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने 1308-9 में मलिक काफूर के साथ एक सेना वारंगल की ओर भेजी। उस समय वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव ने खिलजी सेना का जमकर मुकाबला किया, किंतु अंत में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1308-9 में वारंगल पर खिलजियों का अधिकार हो जाता है और यहाँ पर वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट देते हैं। जो कोहिनूर हीरा जिसकी अक्सर हम बात करते हैं वह वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वारा मलिक काफूर को दिया गया था। बाद में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन का अगला अभियान होयसल का विजय अभियान था। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी को एक सेना लेकर उनको होयसाल की ओर रवाना करते हैं। वो कुछ ही दिनों में होयसाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और होयसाल को भी खिलजी साम्राज्य का अंग बना देते हैं। अलाउद्दीन का अगला अभियान था पांड्य राज्य की ओर। पांड्य राज्य की ओर अलाउद्दीन खिलजी की सेना अभियान करती है। होयसाल को जीतने के बाद अलाउद्दीन की सेना पांड्य राज्य की ओर बढ़ती है। पांड्य राज्य में पहले ही अव्यवस्था थी, क्योंकि वहां दो भाई वीर और सुंदर आपस में ही उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा चल रहा था। जब खिलजी सेना पांड्य राज्य के आसपास पहुंचती है तो सुंदर पांड्य मलिक काफूर के पास पहुंचकर उससे सैनिक सहायता मांगता है अपने भाई वीर पांड्य के विरुद्ध। यह मलिक काफूर के लिए एक अच्छा अवसर था और मलिक काफूर तुरंत सुंदर की सहायता करने के लिए उसके साथ चल देते हैं। मलिक काफूर जब पांड्य राज्य में पहुंचते हैं तो वहां कई प्रयत्न करने के बाद वीर पांड्य को नहीं पकड़ पाते, किंतु मलिक काफूर सेना लेकर जब पांड्य राज्य पहुंच ही गया था तो वो वहां लूट मार मचाता है और वहां से कई सारी धन संपदा लेकर वह दिल्ली लौट आता है। 1309-10 में देवगिरी के शासक राव रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकरदेव देवगिरी का नया शासक बनता है। शंकरदेव शुरू से ही अलाउद्दीन की नीतियों के खिलाफ था और अलाउद्दीन के विरुद्ध था। अतः वह शासक बनने के बाद 1311 में अलाउद्दीन को कर देने से मना कर देता है। वह अलाउद्दीन को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देता है। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में जितनी विजय प्राप्त की है उसका पूरा श्रेय यूं कहे कि मलिक काफूर को जाता है। तो यहां भी वही होना था। जब देवगिरी के शासक शंकरदेव ने अलाउद्दीन को कर देने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन फिर से मलिक काफूर को फोन करता है। मलिक काफूर को सूचना भिजवाता है और कहता है कि देवगिरी को देख कर आए। मलिक काफूर वापस सेना लेकर देवगिरी की ओर रवाना होते हैं और कुछ ही दिनों में वहां के शासक शंकरदेव को मार देते हैं और देवगिरी से जो खिलजी के खिलाफ विरोध हो रहा था उसको वो एकदम शांत करके वापस दिल्ली लौट आता है। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपनी सैनिक उपलब्धियों के चलते एक विशाल भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। अब उत्तर और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था। उत्तर में जहां हमने चर्चा करी दिल्ली, कड़ा, अवध, पंजाब, मुल्तान, सिंध, रणथंभौर, गुजरात, मालवा, चित्तौड़, जालोर, सिवाना, इन जगहों पर अलाउद्दीन का राज्य था और दक्षिण के अभियानों में वारंगल, देवगिरी, होयसाल, पांड्य आदि जगहों को अलाउद्दीन ने जीतकर एक विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यह थी अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियों। इनसे संबंधित प्रश्न वीडियो के पीछे दिए गए हैं, उनको जरूर देखें।
Thank you.